Good morning to all of you. I am going to teach you about deficit theory. आज हम लोग डेफिसिट थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे जो कि LAC के अंतर्गत हमें पढ़ना है। डेफिसिट को अगर हिंदी में देखें तो कमी या अभाव के रूप में जाना जाता है, लेकिन यहाँ हम लोग लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम के कॉन्टेक्स्ट में डेफिसिट थ्योरी की बात करेंगे, या बेसिकली लैंग्वेज के कॉन्टेक्स्ट में डेफिसिट थ्योरी की बात करेंगे। तो डेफिसिट थ्योरी को R.C. इलर ने 1989 में एक आर्टिकल के रूप में लिखा है, जिस आर्टिकल का नाम है जॉनी कान टॉक आइदर कोलन द परपेचुएशन ऑफ द डेफिसिट थ्योरी इन क्लासरूम। इसको द रीडिंग टीचर में पब्लिश किया गया है, जो वॉल्यूम नंबर 42 और नंबर 9 में पब्लिश किया गया है। इसमें बात की गई है, इसमें जो भी बातें कही गई है, लेकिन 1989 से पहले 1960 के दशक में और 1970 के दशक में भी डेफिसिट थ्योरी का थ्योरेटिकल बैकग्राउंड आ गया था, जिसमें अगर हम मोटा मोटी बात करें कि डेफिसिट है क्या, ये अभाव या ये कमी है क्या, इस अभाव या कमी का सिद्धांत है क्या, तो इसमें अगर हम देखते हैं कि ऐसा विद्यार्थी ऐसा विद्यार्थी जिसका रीजनल लैंग्वेज और मदर टंग स्टैंडर्ड लैंग्वेज से अलग हो, और स्टैंडर्ड लैंग्वेज में जो दक्ष ना हो, जिसको स्टैंडर्ड लैंग्वेज में जिसमें अभी कमी हो, कहीं न कहीं ये उसकी कमी को दर्शाता है, और ये कमी ही डेफिसिट थ्योरी के अंतर्गत आता है। तो अगर हम 1960 में बात करें तो 1960 के दशक में डेफिसिट थ्योरी से यही मतलब था कि डेफिसिट थ्योरी के अंतर्गत उन्हीं विद्यार्थियों का अध्ययन किया जाता था जो निम्न आर्थिक स्तर के विद्यार्थी होते थे, जिनके पास भाषा को सीखने के रिसोर्सेज स्रोत बहुत कम हुआ करते थे, जिसमें ये माना जाता था कि कहीं न कहीं विद्यार्थी अपनी भाषा में दक्ष नहीं है, या फिर स्टैंडर्ड लैंग्वेज उसके घर में नहीं पढ़ाया जाता, तो वो अपने आप को वर्बली एक्सप्रेस नहीं कर सकता। फिर उसके साथ ये जो बातचीत चली थी 1960 के दशक में, फिर थोड़ा सा बदलाव आया और 1970 के दशक में ये बोले जाने लगा कि अगर डेफिसिट थ्योरी उन्हीं विद्यार्थियों पे काम करता है जो लोअर इकोनॉमिक सिस्टम है, जो लोअर इकोनॉमिक स्टेटस के हैं, या जिनका जो फर्स्ट जनरेशन के हैं। इसके साथ ही साथ ये माना जाने लगा 1970 में ये बात जुड़ के आ गई कि अगर विद्यार्थियों को प्रॉपर सुविधा दिया जाए, अगर विद्यार्थियों के ऊपर ध्यान दिया जाए, अगर उनको पॉजिटिव तरीके से इंटरेस्ट लेके पढ़ाया जाए, तो कहीं न कहीं ये जो हम मान के चलते थे कि विद्यार्थी सीख नहीं पाएंगे, उस भाषा में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे स्टैंडर्ड लैंग्वेज में, वो कम हो सकता है। तो इस 1970 में उसके बाद फिर जो डेफिसिट थ्योरी का मेन या मुख्य रूप निकल के आया है, वो इलर के आर्टिकल से निकल के आया है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि डेफिसिट थ्योरी में इलर बोलते हैं, इलर टोल्ड डिफिकल्ट टू देयर लैंग्वेज में बी परसीव्ड एज अ डिफिसेंट, यानी कि ये माना गया है कि जो इलर बोलते हैं कि अगर कोई विद्यार्थी रीजनल लैंग्वेज या क्षेत्रीय भाषा और मदर टंग जानता है और स्टैंडर्ड लैंग्वेज नहीं जानता है, उसको ऐसे परसीव किया जाता है कि वो कहीं ना कहीं डिफिशिएंट है, उसमें कमी है, वो स्टैंडर्ड लैंग्वेज को नहीं सीख पाता है। तो डेफिसिट थ्योरी में उन शिक्षकों का बिलीव है, वो मानते हैं कि ऐसे विद्यार्थियों को नहीं पढ़ाया जा सकता है। यही यहाँ बात इलर ने यहाँ ये बात कही है कि अगर हम एक शिक्षक के रूप में ये चीज़ ना माने कि डेफिसिट थ्योरी के अंतर्गत हमें नहीं पढ़ाया जा सकता है, या फिर ऐसे विद्यार्थियों में इम्प्रूवमेंट नहीं किया जा सकता है, तो कहीं ना कहीं हम इसको आगे लेके चल सकते हैं। तो यहाँ पे इलर ये बोलते हैं कि जब भी डेफिसिट थ्योरी की बात करते हैं, तो ऐसे विद्यार्थी जो अपने आप को स्टैंडर्ड लैंग्वेज में एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, या फिर वो मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज में भी अपने आप को प्रॉपर एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, तो उनको वर्बली डिफिशिएंट माना जाएगा। उनको एक लेवल दे दिया गया है, उस लेवल का नाम है वर्बली डिफिशिएंट। तो यहाँ पे हमें यही ध्यान देने की बात है
कि जो भी तो पहले इलर इसी बात पे मेन फोकस करते हैं कि विद्यार्थियों को हमें कोई लेवल एज अ टीचर, अगर आप मल्टीलिंगुअल क्लासरूम को डील करते हैं, अगर आप एलएसी के थ्रू पढ़ा रहे हैं, या फिर आप ऐसे क्लासरूम को पढ़ा रहे हैं जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट रीजनल लैंग्वेज से आए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट रीजनल लैंग्वेज से आए हैं, मतलब कि उनका प्रीवियस एजुकेशन रीजनल लैंग्वेज में हुआ है, या उनका प्रीवियस एजुकेशन मदर टंग में हुआ है, या उनके घर का बैकग्राउंड ऐसा है कि वो इसके अलावा स्टैंडर्ड लैंग्वेज में अपने घर पर इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते हैं। तो कहीं न कहीं ऐसे विद्यार्थियों के लिए हम जो वर्बली डिफिशिएंट का लेवल देते हैं, तो इलर का मेन फोकस है कि उन्हें ये लेवल नहीं देना है, क्योंकि अगर हम खुद अपना विद्यार्थियों में अगर हमें फेथ नहीं है, हम विश्वास नहीं करते, हम इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, हम उनको लेवल दे चुके हैं और मान चुके हैं कि वो वर्बली डिफिशिएंट हैं, तो कहीं ना कहीं उनका भी लैक ऑफ इंटरेस्ट, उनका भी रुचि कम हो जाता है। तो इन्हीं सब कमी को ध्यान में, या इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए इलर ने मल्टीलिंगुअल क्लासरूम को डील करने की बात की है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि यहाँ पे हम कुछ बात करते हैं जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज को प्रभावित करता है, या फिर ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज को सीखने में प्रभावित करता है, या स्टैंडर्ड लैंग्वेज को सीखने में प्रभावित करता है। ठीक है, तो पहला हम बात करते हैं फर्स्ट रीजनल बैकग्राउंड, यानी अगर किसी विद्यार्थी का क्षेत्रीय पृष्ठभूमि ऐसा है जो सिर्फ रीजनल लैंग्वेज जान रहा है और उसमें भी वो ठीक से दक्ष नहीं है, उसमें भी वो उस सीमा तक दक्ष नहीं है जिसके माध्यम से वो स्टैंडर्ड लैंग्वेज को सीख सके, तो कहीं न कहीं ये एक कारण है, ये एक फैक्टर है जिसके थ्रू स्टैंडर्ड लैंग्वेज की लर्निंग इफेक्टेड होती है। दूसरा हम बात करते हैं सोर्सेज टू लर्न लैंग्वेज, यानी भाषा सीखने के स्रोत की बात करते हैं। जाहिर सी बात है, मान के चलते हैं कि डेफिसिट थ्योरी में वही विद्यार्थी आते हैं जो लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के हैं, जिनका जो फर्स्ट जनरेशन के हैं, जिनके यहाँ लैक ऑफ सोर्स है, यही सारे। तो कहीं न कहीं अगर जो 1970 के दशक में बात की गई थी कि अगर विद्यार्थियों को स्रोत प्रोवाइड किया जाए तो कहीं न कहीं वो किसी भी भाषा को अच्छे से सीख सकते हैं और उसमें दक्षता हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे सोर्स टू लर्न लैंग्वेज, यानी कि हम देखते हैं अगर विद्यार्थियों के पास भाषा अधिगम के स्रोत नहीं है, तो कहीं न कहीं ये उनकी डिफिशियंसी या फिर उनकी डेफिसिट को, उनके अभाव को दर्शाता है। तो ये दूसरा कारण भी हो सकता है। तीसरा हम बात करते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर ऑफ स्कूल, यानी हम ये देखते हैं कि विद्यार्थी जहाँ से प्रीवियस एजुकेशन लिया है, या उसके जहाँ से उसकी स्कूलिंग हुई है, उस स्कूल का एनवायरनमेंट कैसा था। अगर उस स्कूल में जो भी रीजनल लैंग्वेज पढ़ाया जा रहा है या मदर टंग में पढ़ाया जा रहा है, जो भी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, जिस भी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन में पढ़ाया जा रहा है, अगर वहाँ उसको ठीक तरीके से पढ़ाया गया है और उसके साथ साथ थोड़ा बहुत स्टैंडर्ड लैंग्वेज का भी बेस दिया गया है, तो ऐसे बच्चों में डिफिशियंसी नहीं होती है। पर अगर एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, पॉजिटिव नहीं है, एनवायरनमेंट नेगेटिव है, तो कहीं न कहीं ऐसे बच्चों में डेफिसिट, अभाव, भाषा के प्रति अभाव पाया जाता है, कमी पाई जाती है, दक्षता में कमी पाई जाती है, और वही कमी आगे चल के स्टैंडर्ड लैंग्वेज को सीखने में दिक्कत करती है। फिर हम बात करते हैं सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर। कहीं न कहीं सामाजिक आर्थिक कारक भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर है जो कहीं न कहीं विद्यार्थियों में डेफिसिट, अभाव लाता है। जैसे जो निम्न आर्थिक स्तर के बालक हैं, जिनके पेरेंट्स, जिनके गार्जियन हैं वो अवेयर नहीं हैं, जिनमें लैक ऑफ एजुकेशन है, तो कहीं न कहीं अगर ऐसे परिवार से बच्चे आते हैं, ऐसे परिवेश से बच्चे आते हैं, तो उनको तो एक बैकग्राउंड, उनको सपोर्टिव बैकग्राउंड भी नहीं है, उनका सिर्फ स्कूल एजुकेशन ही जो कुछ है स्कूल एजुकेशन है। तो अगर उन्हें घर पे एक्स्ट्रा सपोर्ट नहीं मिल रहा है और स्कूल में अचानक से वो विद्यालय को बदलते हैं और उस विद्यालय में आते हैं, तो कहीं न कहीं यहाँ वो
उस यहाँ भाषा में दक्षता की कमी की वजह से वो अधिगम में इंटरेस्ट नहीं ले पाते हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं फैमिली बैकग्राउंड की। फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है डेफिसिट थियरी में, क्योंकि अगर फैमिली बहुत अवेयर है भाषा को लेके, वो बच्चा कैसे सीख रहा है, वो कितना पढ़ रहा है, वो कैसे भाषा को बोल रहा है, विद्यालय में वो क्या सीख के आ रहा है, अगर फैमिली बैकग्राउंड एजुकेटेड है, एजुकेटेड नहीं भी है तो अगर अवेयरनेस है, अगर पेरेंट्स अवेयर है कि चलो हम फर्स्ट जनरेशन के हैं, हमने नहीं पढ़ा, पर अगर हम अपने बच्चों को पढ़ाना चाह रहे हैं तो कहीं ना कहीं फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत मैटर करता है किसी भी भाषा में दक्ष होने के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं एम्स, इंटरेस्ट एंड अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि उद्देश्य, रुचि और अवसर। कई बार होता है कि हम निम्न आर्थिक स्तर के हैं, हमारे पास पहले का प्रीवियस स्कूलिंग अच्छा नहीं है, हमारे पास रिसोर्सेज भी बहुत कम थे, फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा नहीं है, पर अगर हमारा उद्देश्य, हमारा इंटरेस्ट और हमारे पास अवसर है तो कहीं न कहीं ये चीज़ें, अगर अवसर है और अगर ये तीनों चीज़ें नहीं हैं, अगर हमारे पास कोई उद्देश्य नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई अवसर नहीं है, तो फिर ये भी कहीं न कहीं हमें किसी भाषा में दक्षता या किसी भाषा में दक्ष होने से रोकती है। तो ये सभी कारण, जो 4-5 फैक्टर्स हैं, ये सभी डेफिसिट थियरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब यहाँ हम बात करते हैं कि एक शिक्षक के रूप में अगर हमें डेफिसिट थियरी के फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए मल्टीलिंगुअल क्लासरूम में लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम, यानी स्टैंडर्ड लैंग्वेज के थ्रू किसी सब्जेक्ट को पढ़ाना है या स्टैंडर्ड लैंग्वेज के थ्रू लैंग्वेज को ही पढ़ाना है, जो कुछ भी टीच करना है, तो ऐसे विद्यार्थियों के साथ हम कैसे डील करें। तो हमने क्लास में भी थोड़ा बहुत डिस्कशन किया था कि अगर ऐसे विद्यार्थियों को पढ़ाना है तो पहले हमें उसके बारे में, उसके बैकग्राउंड के बारे में जानकारी रखनी चाहिए। हमें ये जानना चाहिए कि हमारा जो फेथ है वो दिखना चाहिए, हमारा इंटरेस्ट दिखना चाहिए, विद्यार्थियों पे हमारा बिलीव दिखना चाहिए, हमारा पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि हम विद्यार्थियों, और ये जो पूर्ण विश्वास है, फेथ है, हमारे देखने का नज़रिया है, इंटरेस्ट है, कहीं ना कहीं टीचर के थ्रू स्टूडेंट में ट्रांसफ़र होता है और एक स्टूडेंट ये रिसीव कर लेता है कि हाँ, कहीं ना कहीं अगर हमारा टीचर हमारे ऊपर फेथ है, विश्वास कर रहा है, तो हम कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हैं। तो डेफिसिट थियरी में इलर इसी बात पे फोकस करते हैं कि शिक्षकों को किसी के ऊपर वर्बली डिफिशिएंट का लेवल नहीं देना चाहिए और उनको मोटिवेट करना चाहिए। हम ये मोटा मोटी मान लेते हैं कि अगर किसी क्लासरूम में कोई स्टूडेंट आ रहा है तो वो कुछ देर, 1 साल या नहीं सॉरी 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने, 7 महीने, जितना भी टाइम ले, वो जो 4 स्किल्स हैं उसमें से वो सुनना, अंडरस्टैंडिंग और समझना, दोनों, लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, वो दोनों चीज़ें जान जाता है। बस उसको दिक्कत होती है बोलने में, अपने आप को एक्सप्रेस करने में और लिखने में। तो कहीं ना कहीं एज ए टीचर हम चेक नहीं कर पाते कि उसका इम्प्रूवमेंट कैसा हुआ है, पर वो टूटी फूटी लैंग्वेज में वो अपने मदर टंग को यूज़ करके कैसे भी धीरे धीरे वो लर्निंग करता है। और इसके अलावा जो LAC लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम में हमने पढ़ा था बुलक रिपोर्ट, जिसमें लैंग्वेज फॉर लाइफ की बात की गई थी, जिसमें बात किया गया था कि विद्यालय में ऐसी व्यवस्थाएं की जानी चाहिए जिससे विद्यार्थी कहीं ना कहीं इस डिफिशियंसी से इम्प्रूव कर सके और सीख सके। जैसे कहीं ना कहीं रिमेडियल क्लासेस की बात की गई है, असिस्टेंट टीचर की बात की गई है, लर्निंग मटेरियल की बात की गई है, लैंग्वेज लैब की बात की गई है, एक्सेट्रा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती है जिसके हेल्प से, विद इन क्लासरूम टीचर के हेल्प से, और इसके आउट ऑफ क्लास, यानी कि बहुत सारे सोर्सेज स्कूल में ऐसे होने चाहिए जिसके माध्यम से विद्यार्थियों में धीरे धीरे ये डिफिशियंसी कम किए जाना चाहिए। और मेन है इलर का कि वर्बली डिफिशियंट होने का लेवल नहीं लगाना चाहिए, पूरा फेथ शिक्षक नहीं होना चाहिए। तो मोटा मोटी डेफिसिट थियरी के बारे में हमने आज पढ़ा। धन्यवाद।